First of all, introduction, this chapter, Nationalism in India, History. Modern nationalism were associated with the formation of nation states. In India, like many other colonies, the growth of the modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. देखिए, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पर ब्रिटिशर्स का, डच का, पुर्तगीज का, इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, फ्रेंच की। तो इसी सिस्टम के अंदर इंडिया को भी ब्रिटिशर्स ने अपनी एक कॉलोनी बनाया। कॉलोनी का मतलब होता है कि जितने भी हमारे ऊपर रूल करने वाले थे, दे ऑल आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जिस भी कॉलोनी पे वो रूल करने के लिए जाते थे, वहां पर रूल करने का सबसे बड़ा उनका कारण होता था वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना। अगर हम इसका चैप्टर 2 हमारे कोर्स में होता इंडो चाइना, तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ आया था, क्योंकि दोनों ही चैप्टर जो हैं इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। और वाकई बहुत अच्छा चैप्टर था इंडो चाइना, जिसको कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, जिसको नहीं करना चाहिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो बुक का चैप्टर का जो सेकंड पेज है, जैसे आप उसे पढ़ते हो, तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरीके से न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर चेंज लेकर आया था, और किस तरीके से कंट्री के अंदर नेशनलिज्म जो था वो बड़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट ही इसका वही बनेगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। एंड सेकंड पॉइंट इज इंडिया फेस द वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, just like increase in defense expenditure, prices increased through the war year. Next, force recruitment in the rural area. फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया? फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया जबरदस्ती लोगों को आर्मी के अंदर भर्ती किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिशर्स को किसकी जरूरत थी? सोल्जर्स की। भाई पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने वॉर एक्सपेंडिचर जो था इसको इंक्रीज कर दिया था, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है ना। तो मनी की प्रॉब्लम तो वहां से दूर हो गई। अब ह्यूमन की, जो आपकी ह्यूमन सोल्जर्स की कमी थी, तो उसको फोर्सफुली विलेजर्स को उन लोगों ने आर्मी के अंदर रिक्रूट करना शुरू कर दिया। प्राइस भी इनके 2 बार बढ़े थे फूड्स के, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हुआ जिससे प्लेग एपिडेमिक हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे भी गए। हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द 2-year वॉर ओवर। अब आता है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एवरीबडी नोज कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने इंडिया में सबसे पहला जो अपना बीज मंत्र दिया, वो दिया सत्याग्रह, यानी कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह इज अ नोवेल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। क्योंकि महात्मा गांधी क्या कहते थे कि वायलेंस में कुछ भी नहीं रखा है, जो भी है नॉन वायलेंस। क्लियर? अब दूसरी चीज के अंदर उन्होंने क्या बोला? सत्याग्रह है क्या? इट इज एन नॉन अग्रेसिव पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। सेकेंड, सत्याग्रह मीन्स insistence on truth. Third, it is a moral force, not passive resistance. Next, in January 1950, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। देखिए, महात्मा गांधी के 1915 में 1915 में इंडिया आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वो 1916 में स्टार्ट की थी, चंपारण प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। 1917 में खेड़ा, जो पुअर पीजेंट्स थे उनके टैक्स रिलैक्सेशन के लिए। 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ये तीनों इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बेटा अक्सर ये मैप के अंदर भी पूछी जाती हैं,
3 मार्क्स में भी पूछी जाती हैं, 1 मार्क में भी पूछी जाती है और मैप में भी पूछी जाती है। अब इसके बाद आपका आ गया रोलर टैक्ट। रोलर टैक्ट बहुत अच्छा था, मतलब बहुत इजी है लिखने के लिए। 1919 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। The act gave the government enormous power to the repress political activities and allow the detention of political prisoners without trial for the 2 years. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, British Legislative Council passed this act and gave the enormous power to the British government arrest any Indian political prisoner without any trial for the 2 years, जो कि आपकी बुक की भाषा है। इसके बाद आपका आ गया जलियांवाला बाग मेजर्स जो हुआ था 1919 के अंदर। काफी चीजें हुई हैं रोलर टैक्ट के बाद, लेकिन इससे पहले हमारे को ये जानना बहुत जरूरी है कि 6 अप्रैल 1919 का जो दिन था जिसमें महात्मा गांधी ने रोलर एक्ट को अपोज किया था, क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि इट्स अ इलीगल एक्ट, इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया। और 6 अप्रैल 1919 का दिन था जब महात्मा गांधी ने फर्स्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे उनका सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो इस एक्ट को खत्म कराना चाहते थे। 6 अप्रैल को ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई, हड़ताल से चालू हुई। महात्मा गांधी का दिल्ली आने पर बैन लगा दिया गया। जब महात्मा गांधी के दिल्ली आने पर बैन लगा दिया गया, तब इस मूवमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इस मूवमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी बेटा कि 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो मूवमेंट चलती रही, उस वक्त वहां पर अमृतसर में जनरल डायर जो था उसने 13 अप्रैल से पहले यानी कि 11 to 12 अप्रैल को इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए और जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि कोई भी 2 लोग एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते। 13 अप्रैल 1919 को a huge crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Dyer entered the area, blocked an exit point. इसके बाद as the news spread, trackers clashed with no policies and attacks on the government building started. The government responded with brutal repression. Gandhiji called off roller satyagrah as the violence spread. जब महात्मा गांधी ने जब जनरल डायर ने 19 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर लोग बाग स्टार्ट इकट्ठे हुए, किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये भी बोला कि वो अपने जो साथी हैं, जो प्रिजनर हैं, उनको छुड़ाना चाहते हैं। जनरल डायर ने एंट्री करी, एंट्री एग्जिट लॉक कर दिए गए और ओपन फायर के ऑर्डर कर दिए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब उसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद ब्रूटली रिप्रेशन, यानी कि जितने भी लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक किए थे, क्लैश किए थे, स्ट्राइक किया था, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। जब लोगों को पता चला, सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगा दी। गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। और उसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर लोनावाला जगह थी, वहां पर आसमान मतलब एयर स्ट्राइक की गई, वहां पर बम गिराए गए, जिससे उस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। क्योंकि सबसे ज्यादा वायलेंस जो था वो गुजरावाला में हुआ था। ठीक है, गुजरावाला इन दिनों पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर। इसके बाद बेटा आपके स्टार्ट होती है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के अंदर आप देखोगे, खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाय 2 brothers शौकत अली एंड मोहम्मद अली। Khilafat movement was formed Bombay in March 1919 and defeat the Khalifa
temporal power, Gandhiji convinced the Congress to join hand with Khilafat movement and start the non-corporation campaigning for Swaraj. At the Congress session at Nagpur in December 1920, the non-cooperation program was adopted. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जब ओटोमन टर्की का एम्परर हार गया था, उसको सभी लोग खलीफा कहते हैं, खलीफा वाज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद जब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये मूवमेंट होने लगी कि रिलीज आवर खलीफा एंड गिवन द ऑल पावर, तब इंडिया के अंदर भी इस तरीके की मूवमेंट हुई। बॉम्बे में मोहम्मद अली, शौकत अली ब्रदर जो थे, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को उन्होंने नाम दिया खिलाफत कमेटी, और ये मूवमेंट स्टार्ट की। तब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के पीछे महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि अगर हिंदू और मुस्लिम सारे मिलकर एक साथ किसी मूवमेंट को करेंगे तो वो मूवमेंट 101% सक्सेसफुल होगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिफरेंट स्टैंड विद दिस मूवमेंट। The non-cooperation and Khilafat movement began in January 1921. The movement in the town. देखिए, इससे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर एट द कांग्रेस सेशन एट, देखिए कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे। क्यों पॉइंट ऑफ व्यू थे? क्योंकि सभी का ये मानना था कि हम जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वो मूवमेंट बहुत बड़े पार्ट में की जाती है और वो मूवमेंट वायलेंट हो गई, तब हम क्या करेंगे। इसके लिए मोहम्मद अली और महात्मा गांधी ने मिलकर ऑल ओवर इंडिया का दौरा किया, लोगों को बताया। उसके बाद दिसंबर में जो कैलकाटा के अंदर नागपुर सेशन हुआ, उसमें सभी दोनों पार्टी मतलब कांग्रेस के अंदर जो लीडर एग्री नहीं थे, उन लीडरों को भी एग्री करके फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट कर दी। जनवरी 1921, एक साल में खत्म, फरवरी 1922 सॉरी। द मूवमेंट इन द टाउन, देखिए ये मूवमेंट टाउन में हुई, शहरों में हुई, कंट्री साइड हुई। सो सबसे पहले टाउन का पढ़ लेते हैं। इट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, स्टूडेंट, टीचर्स, lawyers give a study jobs, legal practices and the joint movement. Colonial education were boycotted, foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed. Then peasants and movements in the countryside के अंदर क्या था? Peasants and trail back look for the struggle which turned violent gradually. Peasants movement in अवध, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इन नोट्स के अंदर कुछ चीजें हो सकता है ना हो, मैं वो साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। जब ये मूवमेंट बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होने लगी, कहाँ पर? सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था कि हम अंग्रेजों की किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे और ना ही उनकी किसी चीज में मदद करेंगे। तब सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिश क्लोथ्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट जितने भी थे, उन सबको सड़क पर रखकर जलाना शुरू कर दिया। अब जब सड़क पर रखकर उनको जलाना शुरू कर दिया, तो ये मूवमेंट जब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगी, तो लोग इससे जुड़ने लगे। खासकर मिडिल क्लास पीपल जो थे, उन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिनमें स्टूडेंट, टीचर, लॉयर ये सब थे। अब इस मूवमेंट का ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इकोनॉमिकली? उनका जो बिजनेस था वो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया। अब जब उनका ये बिजनेस घटकर 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया, तब जितने भी इंडियन ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन सब ने ब्रिटिशर्स के साथ काम करना बंद कर दिया। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट का फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ, ये बात ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई दिस मूवमेंट स्लो डाउन इन द सिटीज। ये उस मूवमेंट का सिटीज में स्लो डाउन होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने मूवमेंट तो स्टार्ट कर दी, बट हमारे पास बैकअप नहीं था। बैकअप कैसे नहीं था? जितने भी स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लॉयर्स ने अपने कोर्स, स्कूल छोड़े थे, इनको द्वारा देने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, स्कूल्स नहीं। खादी इतना महंगा था कि हर कोई उसको अफोर्ड कर नहीं सकता था। तब सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम फिर से
ब्रिटिशर्स के बने हुए क्लोथ्स को पहनेंगे, क्योंकि वो क्लोथ्स खादी क्लोथ्स के कंपेरेटिवली बहुत सस्ते हुआ करते। अब हमारा आता है पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीजें आएंगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध क्या थी। अवध के अंदर इस पीजेंट्स की जो मूवमेंट थी उसको लीड किया बाबा रामचंद्र ने। जब बाबा रामचंद्र ने इस मूवमेंट को लीड किया तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने भी वहाँ पीजेंट्स थे उनका हाई टैक्स लिया जाता था, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी और उन सबसे बेगार कराई जाती थी। जब बेगार ये सारी चीजें कराई जाती थी और कराने के बाद उनको कुछ पैसा भी नहीं दिया जाता था, तो इसको हम कहते हैं बेगार। जितने भी पीजेंट्स थे वो सारे लोग इसी चीज से परेशान थे। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनके अगेंस्ट में मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तब इस मूवमेंट को लीड किया बाबा रामचंद्र ने और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी तरीके से इन लोगों का काम नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से मतलब इन लोगों ने क्या सिस्टम अपनाया, नंबर 1 टैक्स नहीं देंगे, नंबर 2 सोशल बाइकॉट, नंबर 3 इनका किसी भी तरीके से कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो नाई है, धोबी है, कोई भी है, XYZ। जब ये मूवमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी तब जवाहरलाल नेहरू अवध आए और अवध किसान सभा से मिले और उन्होंने विद इन अ मंथ लगभग 300 इसके ब्रांचेस ओपन कर दी। और इतने में किसी ने ह्यूमर ये क्रिएट कर दिया कि व्हेन यू आर जॉइन द महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो डेफिनेटली महात्मा गांधी प्रोवाइड योर ओन लैंड, यू कैन नॉट पे द एनी टैक्सेस टू एनीबडी। सब लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। जब उनको लगने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो ये मूवमेंट वायलेंट हो गई। इन लोगों ने बाजारों को लूटा, घरों में आग लगा दी। जब महात्मा गांधी ने ये सब देखा देन महात्मा गांधी हैड डिसाइड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। तो यहाँ पर आपकी पीजेंट मूवमेंट खत्म। अब आ गई आपकी अलूरी सीताराम राजू आ गए आंध्र प्रदेश में। अलूरी सीताराम राजू लीड द गोरिल्ला warfare in the Godam Hill of Andhra Pradesh. The rebels attacked police stations. Raju was captured and executed in 1920. देखिए जितने भी ऐसे लोग थे जिनकी लाइफ टोटली डिपेंड करती थी फॉरेस्ट के ऊपर, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में जाना बैन कर दिया था। तो जितने भी ट्राइबल पीपल्स थे उनकी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई। अब इस लाइफ को सही करने के लिए उन लोगों ने जंगलों के अंदर जबरदस्ती घुसना शुरू कर दिया। पहले अलूरी सीताराम राजू जो हुआ करता था वो भी महात्मा गांधी का फॉलोअर हुआ करता था। उसने भी महात्मा गांधी के मूवमेंट को ज्वाइन किया, बट उसे जब ये लगने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो अपने आप को गॉड मानता था, वो ये कहता था मैं जो भी प्रेडिक्शन करता हूँ प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक होती है। तो इन चीजों को लेकर उसने ये डिसाइड किया कि अपने राइट्स को मांगना नहीं चाहिए, उसको छीन लेना चाहिए। देन अलूरी सीताराम राजू स्टार्ट द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, गोरिल्ला वार, छुप के उन पर अटैक किया करता था, इसलिए इस मूवमेंट को गोरिल्ला वारफेयर मूवमेंट भी कहते हैं। उसके बाद अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद हम आपका आता है स्वराज इन प्लांटेशन। इसमें तो बेचारे लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ था। स्वराज इन प्लांटेशन, जब प्लांटेशन एरिया के अंदर भी इस तरीके का ह्यूमर फैला कि अगर आप महात्मा गांधी के मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे तो महात्मा गांधी आपको आप ही के गाँव में जमीनें दिलवा देंगे। वो लोग प्लांटेशन एरिया से भाग गए। किस्मत इतनी खराब थी कि उस दिन स्ट्राइक थी, सारी रेलवे बंद, बसेस बंद, जाएं कैसे। कुछ तो वहां से भागे, कुछ को पकड़ लिया गया। जिनको पकड़ लिया गया उनको मारा पीटा, जेल में डाल दिया। कुछ जो भाग गए थे उन्होंने महात्मा गांधी की मूवमेंट को ज्वाइन किया और किसी ने वहां पर एक नया स्लोगन फैला दिया। फिर ये भी बाद में बताया गया कि ये स्लोगन जो है महात्मा गांधी ने नहीं दिया है। तो जो लोग भागकर महात्मा गांधी की मूवमेंट को जिन्होंने ज्वाइन किया था, जब उन्हें भी लगने लगा कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, देखिए ईच एंड एवरी पर्सन ज्वाइन द मूवमेंट फॉर ओन बेनिफिट। जब उन्हें लगा कोई फायदा नहीं है तो वापस वो प्लांटेशन एरिया में आ गए। जब वो वापस प्लांटेशन एरिया में आ गए तो उनको फिर से वहां पे कूटा पीटा गया, जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से स्वराज इन प्लांटेशन का वर्क वहां पर हुआ। अब फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया भाई विथड्रॉ कर दिया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है और ये वॉयलेंट और हो गई है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए।
money lenders, money leaders such as, sorry, money leaders बोलना, many leaders such as C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return of the council politics. Younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, उस वक्त जो कमांड थी कांग्रेस की वो इन्हीं दोनों के हाथ में थी और ये फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। इसीलिए आपका बीच में आता है क्या आता है 1929 को जो लाहौर सेशन हुआ था बेटा, उसकी डिटेल आती है, ठीक है। अब द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डिप्रेशन किस तरीके से हुआ? एग्रीकल्चर प्राइसेस कोलैप्स आफ्टर 1930 as the demand for the agriculture goods fell and exports declined. Simon Commission, it was contributed by the Tory government of Britain to look into the demand of the nationalists and suggested changes into constitution structure of India. The commission arrived in India in 1928. The Congress protests against this commission. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru at the Lahore Congress session, formalized the demand of the पूर्ण स्वराज। देखिए, जब ब्रिटेन के अंदर टोरी गवर्नमेंट थी और उस वक्त टोरी गवर्नमेंट जो थी उसने ये डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर एक कमीशन भेजा जाए और वो कमीशन का काम हुआ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना और साथ ही साथ इंडिया के लोगों की जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालना। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये आई, इंडिया तो वो लोग आ गए, इंडिया आने के बाद सभी लोगों ने उनको अपोज किया। अपोज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि भाई जब इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है तो इनको इंडियंस की प्रॉब्लम्स का क्या पता होगा। इस चीज को लेकर सभी ने इसका अपोज किया और गो बैक साइमन का स्लोगन दे दिया, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय एक्सपायर हो गए। उनके सर पे डंडा पड़ा था पंजाब में और वो एक्सपायर हो गए। तब 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। इसलिए क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस सेशन इन लाहौर। इसमें बुक में आप देखोगे आपके राइट हैंड साइड पे जो पेज है उसमें ऊपर का सबसे ऊपर का जो पैराग्राफ है उसके नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर है। जब जवाहरलाल नेहरू ने ये डेट डिसाइड कर दी और जब महात्मा गांधी ने देखा कि इस देश को डिसाइड करने के बावजूद भी लोग वहां पर इतने नहीं आए जितना सोचा गया था, तब महात्मा गांधी ने ये सोचा कि भाई अब इस मूवमेंट को अगर हमें बड़े पैमाने पर करना है तो पब्लिक का कोई ऐसा मतलब टॉपिक देखिए जिसमें कि सभी लोगों को उसकी जरूरत हो। तब महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च को डिसाइड किया। गांधी जी चूज सॉल्ट एज द मीडियम दैट कुड unite the nation as the consumed by all the सारे ऐड आज ही आ जाएंगे इसमें। अब देखिए सॉल्ट मार्च जो है आपका, सॉल्ट और डांडी मार्च बिगेन ऑन द 12 March 1930. On 6 April 1930, Gandhiji reached Dandi, a village of Gujarat, and broke the salt law by boiling water and manufacturing salt. Thus, it began the civil disobedience movement. It was different from the non-cooperation movement, as people were now asked not only to refuse cooperation but also to break the colonial law. इसके बाद boycott of the foreign goods, non-payment of taxes, breaking forest law were the main features. The British government followed the policies to brutal repression. British government arrest all the leaders, including Gandhi and Nehru. Mahatma Gandhi called off the movement. इसके बाद आपका आता है गांधी इरविन पैक्ट। On 5th March 1931, Lord Irwin, the Viceroy, signed a pact with Gandhiji. In December 1931, Gandhiji went to London for the second roundtable conference, but returned disappointed. Gandhiji relaunched the civil disobedience movement, but 1934 it lost its momentum. अब कुल मिला के बेटा आपकी क्लास को मैं यहाँ पर कितने बच्चे हैं स्कूल